मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम डी और एफ लोग पढ़ रहे थे, आज वहीं से वापस स्टार्ट करते हैं। उसमें हम ऑक्सीकरण अवस्था तक पढ़ चुके थे। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणुीय त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम ये तक जान चुके थे कि जो डी और एफ ब्लॉक के तत्व हैं वो विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, जिसमें हमने 3D सीरीज को देख लिया था कि 3D सीरीज में विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में जो आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, वो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, जो होती है +7। अब उसी के आगे हम चर्चा कर रहे हैं कि विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के कारण उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं और कौन कौन से गुण हमें प्राप्त होते हैं। तो विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के कारण प्राप्त होने वाले संक्रमण धातुओं के गुण अब इनमें पहला गुण आता है बंध की प्रकृति का। पहला गुण कौन सा आएगा? बंध की प्रकृति का। बंध की प्रकृति कैसे कि जब भी कोई यौगिक है तो उस यौगिक में हम जो डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक के तत्व उपस्थित होंगे उनके लिए उनकी बंध की प्रकृति देखेंगे कि वो आयनिक बंध रखते हैं, सहसंयोजक बंध रखते हैं, या उनमें आयनिक और सहसंयोजक दोनों गुण उपस्थित है। तो वो चीज हमें कहां से पता चलती है? ऑक्सीकरण अवस्था से पता चलती है। अब ऑक्सीकरण अवस्था से पता कैसे चलती है? देखो, जैसे हम इनका रिलेशन देखें, बंध की प्रकृति और ऑक्सीकरण अवस्था का, तो आयनिक बंध की प्रकृति जो होती है या जो आयनिक गुण होते हैं वो ऑक्सीकरण अवस्था के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का मतलब व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात ऑक्सीकरण अवस्था के व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब कि यदि ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होगी तो उसमें आयनिक गुण कम होंगे। जो भी यौगिक होगा उसमें बंध के आयनिक गुण क्या होंगे? कम होंगे। और यदि ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा होगी तो आयनिक गुण कम, और ऑक्सीकरण अवस्था कम होगी तो आयनिक गुण ज्यादा, अपोजिटली चलेंगे। और इसी तरह से अगर हम सहसंयोजक गुण की बात करें, सहसंयोजक गुण की बात करें तो सहसंयोजक गुण जो होते हैं किसी भी यौगिक के, वो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का मतलब समानुपाती होते हैं। और समानुपाती होते हैं इसका मतलब क्या होगा कि यदि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी तो उसमें सहसंयोजक गुण भी बढ़ेंगे, और ऑक्सीकरण अवस्था घटेगी तो उसमें सहसंयोजक गुण भी घटेंगे। अब इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। चलो, ये तो हमने डायरेक्टली देख लिया कि आयनिक गुण कैसे पता चलेंगे। अगर ऑक्सीकरण अवस्था कम है तो आयनिक गुण उसमें ज्यादा होंगे, और ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा है तो आयनिक गुण क्या होंगे? कम होंगे। अब एग्जांपल के तौर पे समझो। देखो, जैसे एग्जांपल है एक VCl2, VCl3, VCl5 का, सॉरी VCl4 का, वेनेडियम डाइक्लोराइड और टेट्राक्लोराइड का, जिसमें अब हमें पता है इसमें वेनेडियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +2। इसमें वेनेडियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +3। और हम ये जान चुके हैं, हमें पहले से आता है कि हमने ऑक्सीकरण अवस्थाएं कैसे निकाली है। और इसमें वेनेडियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +4। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमारे इस नियम के अकॉर्डिंग जो वेनेडियम डाइक्लोराइड है, VCl2 है, इसमें ये जो बंध है इसमें आयनिक गुण ज्यादा है या फिर सहसंयोजक गुण। तो यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था कम है, तो ऑक्सीकरण अवस्था कम होने पर आयनिक गुण क्या होते हैं? ज्यादा। आयनिक गुण क्या होंगे? ज्यादा। और सहसंयोजक गुण क्या होंगे? कम। मतलब VCl2 में आयनिक गुणों की संख्या ज्यादा होगी या फिर आयनिक गुणों की मात्रा ज्यादा होगी, और सहसंयोजक गुणों की मात्रा क्या होगी? कम होगी। इसी प्रकार से अगर हम VCl3 की बात करें तो वेनेडियम की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ गई, तो इसका मतलब आयनिक गुणों में कमी आ गई ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पे,
और सहसंयोजक गुणों में क्या हो गई, वृद्धि। और इसी प्रकार हम वेनेडियम टेट्राक्लोराइड की बात करें तो यहाँ क्या हो गया, इसकी आयनिक गुणों में और ज्यादा कमी आ गई और यहाँ पे सहसंयोजक गुण क्या हो गए इसके, अधिकतम। कहने का मतलब यहाँ से हम इनके बंध की प्रकृति की व्याख्या कर सकते हैं। तो यदि हम इसको थ्योरेटिकली लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो बंध की प्रकृति। संक्रमण धातुओं में ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या संक्रमण धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या कम होने पर उनके बंध की प्रकृति आयनिक अधिक होती है एवं उसमें सहसंयोजक गुण कम उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार संक्रमण धातु की ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या का मान अधिक होने पर उसके बंध की प्रकृति सहसंयोजक होती है। एवं उसमें आयनिक गुणों की मात्रा कम होती है। ठीक है, और नीचे हम इसके लिए ब्रीफली जैसे समझते हैं उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे कि आयनिक गुण जो होंगे वो ऑक्सीकरण अवस्था के क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और जो सहसंयोजक गुण होंगे वो क्या होंगे, ऑक्सीकरण अवस्था के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, वीडियो पॉज करके इतना उतार लेना। क्लियर है? अब इसके बाद विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के कारण इसका दूसरा जो गुण प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है यौगिक की प्रकृति का। यौगिक की प्रकृति की हम बात पहले भी कर चुके हैं, पी ब्लॉक जब हमने पढ़ा था तो हमने प्रकृति में पढ़ा था कि यौगिक जो होते हैं उनकी प्रकृति अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी या उदासीन होती है। तो उसी प्रकार से डी ब्लॉक में भी हम क्या करते हैं, इनकी विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के कारण इनकी बंध की प्रकृति को देखते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है यौगिक की प्रकृति का।
पहला विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के कारण बंध की प्रकृति का था और दूसरा क्या है आपके यौगिक की प्रकृति। दूसरा गुण आता है संक्रमण धातुओं का यौगिक की प्रकृति। अब जो संक्रमण धातुओं के यौगिक होते हैं वो अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। कौन कौन सी प्रकृति के होते हैं संक्रमण धातुओं के तत्व है या संक्रमण तत्व है? उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी प्रकृति के यौगिकों का निर्माण करते हैं। प्रकृति के यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब कौन कौन किस तरह से निर्माण करते हैं वो देखो। इसमें भी हम ऑक्सीकरण अवस्थाओं के आधार पे ही देखते हैं कि उनकी प्रकृति अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उभयधर्मी है या फिर उदासीन है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्षारीयता की। यदि जो भी हमारा यौगिक है वो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में है तो उसकी प्रकृति होती है क्षारीय, और जनरली हम मान सकते हैं ये +1, +2 और +3 अगर हम उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था वाले मैग्नीज की बात करें तो, ठीक है। और यदि वो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है, उच्चतम मैग्नीज की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +6 और +7, तो उसमें उस यौगिक की प्रकृति जो यौगिक बना हुआ है और उस यौगिक में उसकी अगर +6 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था है तो उस यौगिक की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। और यही हम ये देखें कि इनकी मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाओं में यौगिक है, मतलब हमने +1, +2, +3 की बात कर ली, +6 और +7 की बात कर ली, तो मिड में कौन रह गए? +4 और +5। तो जो +4 और +5 की ऑक्सीकरण अवस्थाओं के यौगिक हैं वो उभयधर्मी प्रकृति के होंगे। कहने का मतलब उनमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण पाए जाएंगे। उन यौगिकों में अम्लीय गुण भी उपस्थित होंगे और क्षारीय गुण भी। तो हम उसी को नोट करते हैं कि यदि कोई भी तत्व है जो जिसमें हमारा संक्रमण तत्व है उस यौगिक में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था न्यूनतम है, यदि संक्रमण तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था, यदि संक्रमण तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था न्यूनतम है तो यदि संक्रमण तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था न्यूनतम है तो यौगिक की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय। यौगिक की प्रकृति क्षारीय होगी। यौगिक की प्रकृति क्षारीय होगी। जैसे हम अभी मैग्नीज की बात कर रहे थे, और जनरली जितने भी विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाई जाती हैं, जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाई जाती हैं वो ऑक्साइडों और फ्लोराइडों के साथ ही दर्शाई जाती है। तो जो हम एग्जांपल लेते हैं वो भी किसका लेंगे? ऑक्साइड या फ्लोराइड का। तो मैं मैग्नीज के ऑक्साइड ले लेती हूँ न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में, तो हम मान सकते हैं जैसे MnO है और MnO में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +2। मतलब ये जो यौगिक हमारा बना है उस यौगिक की प्रकृति कैसी है? क्षारीय। ठीक है। इसी तरह से हम बात करें Mn2O3 की, Mn2O3 की, तो Mn2O3 में बात करें तो यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +3, +2 +3 सिंपल है। तो इन दोनों में ही हमारी यौगिक की प्रकृति मैग्नीज Mn2O3 में और MnO में, दोनों में ही कौन से प्रकृति के यौगिक बनाएगा? क्षारीय प्रकृति के। अब इसी तरह से हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि यदि उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो? उच्चतम। यदि संक्रमण तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था, संक्रमण तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम है
तो यौगिक कौन सी प्रकृति का होगा? अम्लीय। तो यौगिक की प्रकृति अम्लीय होती है। तो यौगिक की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। अब हम अम्लीय में भी बात करें तो यहाँ पे हम मैग्नीज के ऑक्साइड का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो मैग्नीज के ऑक्साइड में ही बात कर लेते हैं। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीज की कितनी हो सकती है? +6 और +7। तो +6 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक जो होंगे उनकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखो एग्जाम्पल है इसका MnO4 MnO3 और Mn2O7। MnO3 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था MnO3 में तो Mn जो है मैग्नीज जो है वो आपके 3 ऑक्सीकरण अवस्था में ही है। Mn2O7 में देखते हैं। Mn2O7 में मैग्नीज जो है वो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है? +7 ऑक्सीकरण अवस्था में। तो +7 ऑक्सीकरण अवस्था में मतलब Mn2O7 की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट बात करें तो अगला हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो आता है किसका? उदासीन का, सॉरी उभयधर्मी का। उभयधर्मी का क्या? जब इन दोनों की मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जाए। जब संक्रमण तत्व कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं? मध्यवर्ती। यदि संक्रमण तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था मध्यवर्ती है। संक्रमण तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था कैसी है? मध्यवर्ती है तो यौगिक की प्रकृति कैसी होगी? उभयधर्मी होगी। मतलब उसमें दोनों गुण होंगे, अम्लीय भी और क्षारीय भी, उभयधर्मी होती। इसमें हम बात कर सकते हैं जैसे Mn2O5 है जिसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +5 जो मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाओं में आ रहा है। या फिर हम बात कर सकते हैं Mn2O4 की जिसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +4। तो इनकी प्रकृति कैसी होगी? उभयधर्मी मतलब अम्लीय और क्षारीय दोनों। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला इसी में पॉइंट आता है किसका? आपके उदासीन प्रकृति का। मैंने स्टार्टिंग में लिखा भी था और बताया भी था कि जो आपकी संक्रमण धातुएं हैं वो अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी और उदासीन प्रकृति की होती हैं। तो ये तो हमने सारी वो देख ली जिसमें इनकी प्रकृति कैसी थी? अम्लीय, क्षारीय और उभयधर्मी। अब हम उदासीन प्रकृति की बात करते हैं। तो उदासीन प्रकृति में देखो कि जब भी उसके साथ बना हुआ जो लिगेंड है, उसके साथ जुड़ा हुआ जो ऋणायन है, धनायन है, वो कैसा हो? उदासीन हो, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य हो। तो यौगिक की भी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? शून्य होगी। तो उस टाइम पे जब ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है तब उसकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यदि संक्रमण तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? शून्य। मतलब उसका मान क्या है? 0। कुछ यौगिक ऐसे भी बनेंगे जिनमें इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? शून्य होगी। तो उनकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है तो यौगिक की प्रकृति कैसी होगी? उदासीन होगी। तो यौगिक की प्रकृति उदासीन होती है।
अब ये जो एग्जाम्पल है वैसे है तो उपसर्ग संयोजक यौगिकों के, लेकिन हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ेंगे और जब नेक्स्ट चैप्टर हमारा उपसर्ग संयोजक यौगिक का आएगा तो उसको हम डिटेल से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ वो है एक तो आयरन का FeCO5, ठीक है, पेंटा कार्बोनिल आयरन का है जिसमें CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी शून्य ऑक्सीकरण अवस्था है, तो यहाँ आयरन की भी कैसी ऑक्सीकरण अवस्था है, शून्य। और इस शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में जो ये बना हुआ यौगिक है उसकी प्रकृति कैसी है, उदासीन। इसी तरह का एक एग्जाम्पल और है, सर्वमान्य एग्जाम्पल है जो है NiCO4 का, टेट्रा कार्बोनिल निकल का, ठीक है। और इस टेट्रा कार्बोनिल निकल में भी निकल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, शून्य, और शून्य का मतलब है इसकी प्रकृति भी कैसी है, उदासीन। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा, तो समझने वाला कुछ नहीं था। बाकी हम दोबारा वापस एक ब्रीफली इसका रिपीटेशन कर लेते हैं क्या क्या था। सबसे पहले हमने क्या देखा, ऑक्सीकरण अवस्थाओं के आधार पे बंध की प्रकृति देखी, और उसके बाद बंध की प्रकृति के बाद हमने क्या देखा, यौगिक की प्रकृति देखी। अब बंध की प्रकृति भी कैसे देखी कि उसमें आयनिक गुण है या सहसंयोजक गुण है। तो यदि ऑक्सीकरण अवस्था न्यूनतम होती है तो आयनिक गुणों की मात्रा ज्यादा होती है और सहसंयोजक गुणों की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और यदि उसमें क्या होंगे, आपके ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होगी, अधिकतम होने पर आयनिक गुण कम होंगे और सहसंयोजक गुण क्या होंगे, ज्यादा, मतलब अपोजिटली चलेगा। और इसी तरह से हमने यौगिक की प्रकृति की बात की, तो यौगिक की प्रकृति में भी ये था कि वो चार प्रकार की प्रकृति दर्शाएगा यौगिक, अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी और उदासीन। तो अम्लीय प्रकृति में क्या था, अम्लीय प्रकृति में था कि यदि ऑक्सीकरण अवस्था उच्चतम है संक्रमण तत्व की किसी भी यौगिक में तो वो अम्लीय प्रकृति का यौगिक होगा, यदि न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था है तो वो क्षारीय प्रकृति का होगा, और यदि मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाओं में है तो उभयधर्मी प्रकृति का होगा, और यदि शून्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं में है तो उनकी प्रकृति कैसी होगी, उदासीन। क्लियर है। अब इसके बाद हम नेक्स्टली बात करते हैं, सेकंड हमारा पॉइंट आता है, ये पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम डी ब्लॉक के तत्वों की दूसरी प्रकृति की या दूसरे गुण की बात करते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था के बाद के नेक्स्ट गुण की जो गुण आता है आपका धात्विक गुण। तो चलो हम धात्विक गुण की बात करते हैं फिर। अब जो संक्रमण धातुएं होती हैं उनके द्वारा धात्विक गुण भी दर्शाए जाते हैं। संक्रमण धातुओं के द्वारा, संक्रमण तत्वों के द्वारा कौन से गुण दर्शाए जाते हैं, धात्विक गुण। अब धात्विक गुणों क्यों दर्शाए जाते हैं, उसका कारण, सबसे मुख्य कारण क्या होता है, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति अगली क्लास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण जो धात्विक गुण है उनकी बात अब हम नेक्स्ट क्लास में जब भी पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे, ठीक है।